नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, रात्रि के 1 बज गए हैं। वीडियो बनाते समय 4 से 5 जून आ चुका है, लेकिन अभी मतगणना का कार्य पूरा नहीं हुआ है। इस समय की वस्तु स्थिति यह है कि एनडीए को 286, इंडिया को 241 और अन्य को 16 सीटें जीतते हुए दिखाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बीच सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिए हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने जनता को धन्यवाद भी दिया है। लेकिन सवाल उठता है कि जब तक मतगणना पूरी नहीं हो जाती है, तब तक प्रधानमंत्री जीत का दावा कैसे कर सकते हैं। बहरहाल, आचार संहिता की जितनी धज्जियां उड़ाया है नरेंद्र मोदी ने, और मतगणना की धज्जियां कितना उड़ा रहे हैं, कितना उड़ाएंगे, और मतगणना को प्रभावित करने के लिए क्या क्या उपाय कर रहे होंगे, इसे नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कोई रिपोर्टिंग नहीं हो रही है इस समय वहां से। भारतीय जनता पार्टी सदमे में आई हुई है और धीरे धीरे उसका ग्राफ औपचारिक रूप से नीचे जा रहा है और इंडिया का ग्राफ आगे बढ़ रहा है। लेकिन हमें उम्मीद है कि चुनाव आयोग छल बल जैसा भी होगा, वो भारतीय जनता पार्टी को कम से कम 272 सीटें एनडीए गठबंधन को जरूर दे देगा। लेकिन तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत नहीं हो पाएगी, क्योंकि नीतीश कुमार जो बिहार में बैठे हैं, उनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी से मोह भंग हो गया लगता है। प्रधानमंत्री कार्यालय से जो फोन आ रहे हैं, उसे रिसीव नहीं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने सम्राट चौधरी, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, सम्राट चौधरी को भेजा कि जाइए नीतीश से बात कीजिए, ले दे करके सेटिंग कीजिए, और टेम्पो भर करके, बोरी भर करके मुंबई से पैसे अगर लेना चाहते हैं तो उसकी बात कीजिए। सम्राट चौधरी नीतीश कुमार से मिलना चाहे और नीतीश कुमार ने मिलने से मना कर दिया। और पटना की सड़कों पर होर्डिंग लगी हुई है, बैनर लगे हुए हैं, नीतीश कुमार सबके हैं। तो जो संकेत पटना से मिल रहा है, वह संकेत यही कहता है कि एनडीए को समर्थन देने वाले नहीं हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार किन परिस्थितियों में एनडीए में शामिल किए गए थे इंडिया से बुला करके, उसे भी जान लीजिए। वह भी बातें लीक हो गई हैं। नीतीश कुमार की फाइल ईडी ने बना ली थी और धमकी दिया था। नीतीश अकेले की फाइल नहीं, बल्कि नीतीश की पार्टी जनता दल यू के कई नेताओं की फाइल बना ली थी। और उसके बाद नरेंद्र मोदी ने धमकी दिया कि एनडीए गठबंधन में आ जाइए, नहीं तो जेल पहुंच जाइएगा। फाइल बन गई है, ईडी मुस्तैद है। कनपटी पर बंदूक रख करके उन्हें एनडीए में फिर से शामिल किया गया था। और अब जब नीतीश कुमार को अवसर मिला है कि वह फिर से इंडिया गठबंधन में आ जाएं और पिछड़ों की राजनीति, मंडल की राजनीति, धर्मनिरपेक्ष राजनीति करने का जो उनका मादा शुरू से रहा है, उसे आगे बढ़ाएं, तो ऐसे में नीतीश कुमार समर्थन नहीं करने वाले हैं एनडीए का। नीतीश के पास लगभग 14 या 15 सीटें हैं। इस तरह से नीतीश कुमार
ने जिस तरह फिर से पलटी मारा है, हमें लगता है कि वह इंडिया की सरकार बना देंगे और इंडिया गठबंधन के लोग उन्हें उप प्रधानमंत्री बनाने की पेशकश भी कर रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू अभी अपना पत्ता नहीं खोल रहे हैं। उनके पास कुल 16 सीटें हैं और जल्दी से वह पत्ता खोलेंगे भी नहीं। तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू भी धर्मनिरपेक्ष शक्तियों में शुमार किए जाते हैं। दक्षिणपंथी राजनीति से उनका दूर दूर का रिश्ता नहीं है और मुसलमानों को आरक्षण देने का काम उन्होंने अभी थोड़े दिनों पहले किया था। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से मुसलमानों से नफरत करती है और सांप्रदायिक राजनीति से चुनाव जीतना चाहती है, उससे बहुत खफा हैं चंद्रबाबू नायडू। और उनके ससुर एनटी रामाराव भी धर्मनिरपेक्षता के जीते जागते उदाहरण थे। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू बहुत समझदारी से काम ले रहे हैं और उन्होंने आंध्र में सरकार बनाने के लिए उन्हें पूरा बहुमत भी 2/3 बहुमत मिल चुका है। जगन रेड्डी जा चुके हैं और अब तेलुगु देशम पार्टी की सरकार बन रही है आंध्रा में। हो सकता है कि 2-3 दिन में अपना पत्ता खोलें और तुरंत वह किसी को समर्थन देने नहीं जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से चंद्रबाबू नायडू के साथ व्यवहार किया था नरेंद्र मोदी ने कुछ महीनों पहले, मोदी के इशारे पर नायडू को जेल भेजा गया था कुछ आर्थिक घपलों को लेकर के, और जेल से छूटने के बाद, या यूं कहें कि सेटिंग हो गई और सेटिंग में जेल से छोड़ने एनडीए में शामिल होने की बात कबूल कर लिया चंद्रबाबू नायडू ने, इसलिए उन्हें एनडीए में शामिल कर लिया गया और अपना संख्या बल एनडीए का बढ़ाने का काम किया नरेंद्र मोदी ने। लेकिन आज जब चुनाव खत्म हो गए हैं, मतगणना भी हो सकता है 24 घंटे में खत्म हो जाए, तब ये दो शक्तियां चंद्रबाबू नायडू और नीतीश ऐतिहासिक भूमिका निभाएंगे। या तो इंडिया की सरकार बनाएंगे या एनडीए की सरकार बनाएंगे। एनडीए की सरकार बनने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आरएसएस प्रमुख भी खफा हैं। थोड़े दिनों पहले जेपी नड्डा ने जिस तरह से कहा था कि हमारी ताकत इतना बढ़ गई है, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व इतना आगे बढ़ गया है कि वह खुद जीत सकता है, उसे किसी आरएसएस की ज़रूरत नहीं है। ध्यान रहे 2014 और 2019 में आरएसएस के प्रचारकों ने जमीनी स्तर पर भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करके भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित किया था। लेकिन 2024 के चुनाव में आरएसएस ने हाथ खींच लिया। हाथ खींच लेने और नरेंद्र मोदी से नाराज़गी की कई वजह है। सबसे पहले उन्होंने एक धार्मिक अनुष्ठान को नरेंद्र मोदी ने सियासी इवेंट बना करके अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा और उद्घाटन का कार्य किया, जिसे आरएसएस नहीं पसंद कर रहा था। आरएसएस ही नहीं, कट्टर सनातनी हिंदू भी और संत महंत पुरोहित और शंकराचार्य तक किसी ने नहीं पसंद किया था आधे अधूरे मंदिर का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्यक्ति नहीं रह गए हैं, ईश्वर से भी बड़े हो गए हैं, बल्कि ईश्वर
कि उंगली पकड़ करके रामलला का जब वो मंदिर की तरफ जा रहे हैं, यह फोटो वायरल होने के बाद आरएसएस में तहलका मच गया कि नरेंद्र मोदी अपने को राम से भी बड़ा दिखा रहे हैं। और सिर्फ दिखाया ही नहीं, फोटो ही नहीं, वीडियो ही नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमें ईश्वर ने भेजा है राज करने के लिए, हम ईश्वर के देवदूत हैं, हम बायोलॉजिकल व्यक्ति नहीं हैं, हम माँ के कोख से हीराबेन के कोख से पैदा नहीं हुए हैं, हम ईश्वर की तरह स्वर्ग से टपक पड़े हैं धरती पर और ईश्वर ने हमें भेजा है। ये सब बातें और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के समय जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने गाय गोबर मंगलसूत्र और भैंस टोटी तमाम बातें निचले स्तर पर जाकर की, उससे भी आरएसएस नाराज है। अपने को भारतीय जनता पार्टी का मसीहा मान लेना, पार्टी से भी बड़ा हो जाना, आरएसएस से भी बड़ा हो जाना, ईश्वर से भी बड़ा हो जाना, आरएसएस को पचाने में असुविधा हुई, इसलिए आरएसएस नाराज है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी 140 के नीचे सिमट गई है, एनडीए की बात हम नहीं कर रहे हैं, 140 के नीचे भारतीय जनता पार्टी 139 पर अटक गई है। जब तक एनडीए के सभी धड़े उनका साथ नहीं देंगे, तब तक उनकी जीत नहीं हो सकती है। और वैसे भी अभी मतदान तो हो गया है, लेकिन मतगणना खत्म नहीं हुई, जैसा कि मैंने अभी आंकड़े भी बताया आपको। ऐसे में आरएसएस अपने रथ का घोड़ा बदलना चाहता है और इस क्रम में नितिन गडकरी को प्रधानमंत्री बनाने की बात चल रही है आरएसएस के दिल दिमाग में। जरूरी नहीं है कि अगर एनडीए की सरकार बनती है तो प्रधानमंत्री फिर से नरेंद्र मोदी तीसरी शपथ लें। शपथ लेने वालों में नितिन गडकरी भी हो सकते हैं, राजनाथ सिंह भी हो सकते हैं, या कोई अन्य चेहरा भी हो सकता है, आरएसएस का कोई पदाधिकारी भी हो सकता है। आरएसएस का पदाधिकारी अगर प्रधानमंत्री बनेगा तो 6 महीने के अंदर उसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना होगा और प्रधानमंत्री बनने के बाद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना बहुत आसान हो जाएगी। गुजरात लॉबी से खफा है आरएसएस और गुजरात लॉबी को सत्ता से हटाने के लिए पूरी कोशिशें कर रहा है। इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में हमें लगता है कि लगभग 1 हफ्ते तक उधेड़ बुन चलता रहेगा, रायता बिखेरते रहेंगे लोग और किसी की भी सरकार नहीं बन पाएगी। जब तक चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार इंडिया का साथ नहीं देंगे, तब तक इंडिया की सरकार नहीं बनेगी। और जब तक चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार बीजेपी का साथ नहीं देंगे, तब तक बीजेपी की सरकार नहीं बन पाएगी। इस बार का मामला फंस गया है प्रधानमंत्री बनने के लिए, सरकार बनाने के लिए। लेकिन जो परिस्थितियां बदल रही हैं, 7 जजों ने, रिटायर्ड 7 जजों ने लिख करके चिट्ठी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दिया है कि अपने विवेक से निर्णय करें कि किस गठबंधन को बुलाना है और कौन सा गठबंधन मजबूत है जो एक स्थिर सरकार दे सके। द्रौपदी मुर्मू के ऊपर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कठपुतली होने का ठप्पा नहीं लगा रह गया है, अब वह स्वतंत्र हो गई हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मर्जी से
राष्ट्रपति से कोई भी काम नहीं करा सकते हैं। और जब 7 जजों ने लिखा तो उनका इशारा इंडिया गठबंधन की ही तरफ है कि इनको अवसर दिया जाए सरकार बनाने के लिए। राष्ट्रपति को कोई ज़रूरी नहीं है कि सबसे बड़ी पार्टी को ही सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें। राष्ट्रपति के विवेक पर आधारित है कि किसे सरकार बनाने के लिए बुलाया जाए और कौन एक स्थिर सरकार दे सकता है। ऐसे में 2024 लोकसभा चुनाव संपन्न होने और मतगणना के भी संपन्न होने के बाद कई दिनों तक मामला लटका रहेगा, किसी की सरकार नहीं बन सकती है। एक अन्य बात यह है कि पिछले 24 सालों में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं और 2019 में फिर से भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं और अब 2024 में पूरे 24 साल हो जाएंगे उन्हें मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनते हुए। और इस 2024 में विकट परिस्थितियां जो पैदा हुई हैं, ऐसी परिस्थितियां नरेंद्र मोदी के सामने कभी नहीं थी। इस तरह की हार उन्हें मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने की दिशा में कभी नहीं दिखाई दी। तो क्या माना जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सूर्य अस्त हो रहा है? डूबते हुए सूरज को सलाम करेंगे लोग, जिस तरह से उगते हुए सूरज को सलाम करते हैं। परिपाटी तो यही है कि डूबते हुए सूरज को सलाम नहीं किया जाता है, बल्कि उगते हुए सूरज को सलाम किया जाता है। राहुल गांधी, जिन्हें पप्पू के नाम से चिन्हित किया था भारतीय जनता पार्टी और आईटी सेल और गोदी मीडिया ने, वो राहुल गांधी अब नरेंद्र मोदी के टक्कर में इनका कद हो गया है और ज़्यादा उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन राहुल गांधी को ही प्रधानमंत्री पद के लिए विचार व्यक्त करेगा। बहरहाल जो भी हो, लेकिन 2024 का चुनाव फंसा हुआ है। अब इसमें कौन प्रधानमंत्री बनेगा, किसकी सरकार बनेगी, अभी तस्वीर स्पष्ट नहीं है। जिस तरह से चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी नरेंद्र मोदी ने कराया था, उसके दंश को, उसके दर्द को चंद्रबाबू नायडू भूले नहीं हैं। जिस तरह से कनपटी पर बंदूक रख करके नीतीश कुमार को बीजेपी में शामिल कराया गया था, एनडीए में शामिल किया गया था, वह भी अपने दर्द को नहीं भूलेंगे। और नरेंद्र मोदी के विचारधारा से, सांप्रदायिक राजनीति से, नरेंद्र मोदी के हिंदुत्व कार्ड से, नरेंद्र मोदी की ओबीसी विरोधी नीतियों से नीतीश कुमार भी वास्ता नहीं रखते हैं। और यही नीतीश कुमार हैं जिन्होंने कि पिछड़ी जातियों की गणना करा करके नरेंद्र मोदी को आईना दिखाने का काम किया था। तो वह भी अब फ्री हो गए हैं, किधर भी जा सकते हैं, अपने विवेक से काम ले सकते हैं। और जो संकेत मिल रहे हैं वह संकेत यही है कि उनका झुकाव इंडिया गठबंधन की ओर हो गया है। और इस बात की तस्दीक तेजस्वी यादव ने पहले ही कर दिया था, हफ्ते भर पहले, कि चाचा जी 5 जून को इंडिया गठबंधन में आ जाएंगे, हम उन्हें आमंत्रित करते हैं। नीतीश कुमार जब इंडिया गठबंधन को छोड़ करके गए तो राष्ट्रीय जनता दल और जितने भी
इंडिया गठबंधन के घटक दल हैं, सबको कितना कष्ट हुआ था, कितना मानसिक रूप से पीड़ा हुई थी, आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव ने मानसिक पीड़ा के बावजूद अपने संयम को बनाए रखा और नीतीश कुमार के खिलाफ कोई कमेंट नहीं किया, न तो पलटू राम कहा और न किसी अन्य संज्ञा से उन्हें विभूषित किया, बल्कि वह चाचा जी हमारे चाचा जी पर ही रहे। तो जाहिर है कि राजनीति जिस तरह से करवट बदल रही है और जिस तरह से हारने के बाद इंडिया गठबंधन का आत्मविश्वास बढ़ा है और जिस तरह से जीतने के बाद एनडीए गठबंधन को धराशायी होने का डर सता रहा है, भारतीय राजनीति में 1952 के बाद आज ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है कि एक जीतती हुई पार्टी हारने जा रही है और एक हारता हुआ गठबंधन जीतने जा रहा है। एग्जिट पोल बुरी तरह से धराशायी हो गए हैं और कुछ एग्जिट पोल ने माफ़ी भी मांग ली है। एक्सिस माई इंडिया के प्रदीप गुप्ता ने देश से माफ़ी मांगा है कि हमारे अनुमान में या हमारे सर्वे में कोई कमी रह गई है और हमारा सर्वे जो आंकड़े पेश किया वह सटीक नहीं हो सका, इसलिए हम माफ़ी मांगते हैं। इसी तरह से कुछ अन्य सर्वे एजेंसियों ने भी माफ़ी की मांग की है और अगर माफ़ी नहीं मांगते हैं तो इनकी क्रेडिबिलिटी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।